हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हम करेंगे। और हमने बेटा प्रीवियस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सारी चीज़ें देख ली थी। आज हम लोग बेसिकली मेनली बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कुछ फिनोमेना के बारे में, और प्लस हम डीसी मोटर और हम एसी जनरेटर इनके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे ये वर्क करती है। देखो बेटा कंसेप्ट क्या है कि कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, काफ़ी समय से बच्चे हमसे इस बात का डिमांड कर रहे थे कि सर अगर कोई एनिमेशन के ज़रिए इसको आप समझा सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो बेटा चलिए, आप लोगों की डिमांड हमने पूरी कर दी है। और जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि आज हम लोग एनिमेशन के ज़रिए, प्योर एनिमेशन के ज़रिए पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस समझेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक डीसी मोटर वर्क करती है। फिर हम एसी जनरेटर के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम ही बता दे रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड समथिंग रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है बेसिकली वो बेटा माइकल फैराडे ने क्या किया, उसने एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि एक वुडन सिलेंडर टाइप की चीज़ ली, उस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने क्या किया, वाउंड कर दिया, है ना। इसको हमने एक तरह से, जिसको हम कहते हैं ना, सोलेनॉइड बना लिया बेटा। जब आप किसी भी कोर के ऊपर एक कॉपर की वायर को लपेटते हैं तो वो बेटा एक सोलेनॉइड बनता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है अगर उसको हम पावर सोर्स से कनेक्ट करें। लेकिन सपोज करो कि हम उसको बिना पावर सोर्स से कनेक्ट किए हुए एक साधारण तरीके से सोलेनॉइड को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें, तो क्या वो पावर सोर्स से कनेक्टेड है? नहीं है। तो एक अगर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे तो पावर सोर्स से कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो बेटा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, तो अगर हम ऐसे करके छोड़ देंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई करंट नहीं, किसी भी तरह का कोई सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन अब अगर सपोज कर लो कि हम इसके करीब में एक मैग्नेट का पीस लेके आए, लेट अस से मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब हम रखेंगे तो हम यहाँ पर पाएंगे केस 1 कि जब मैग्नेट स्टेशनरी है, कहने का मतलब है कि इसका मोशन नहीं हो रहा है और इसके और कॉइल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब बेटा ना तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है ना तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, उसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो जब मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि मैग्नेट की वेलोसिटी 0 है, तो आप देखिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक, 0 डिफ्लेक्शन रीड कर रहा है। लेकिन जब हम इस मैग्नेट को v वेलोसिटी से लेके आएंगे, जैसे ही हम लेके आएंगे हम ये पाएंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया राइट साइड में, राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट का मोशन इसके अंदर ईएमएफ जनरेट कर रहा है, और ईएमएफ जनरेट होने के बाद अगर सर्किट कंप्लीट है तो बेटा करंट भी फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक, तो ये बातें हमारे पास सामने उभर के आई, और ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली माइकल फैराडे ने किया, हमने नहीं किया। उन्होंने गलती से ये एक्सपेरिमेंट कर दिया बाय चांस। अब आप देखिए होता क्या है कि फिजिक्स में जितनी भी फिनोमेनाज जो हमने स्टडी किए हैं वो कई बार क्या हो गया, बाय चांस हमको पता चल गया कि ऐसी भी चीज़ होती है ना। ऐसे ही एक फिनोमेना है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना हमारे फैराडे साहब ने डिस्कवर किया था। ठीक, अब मान लो कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अगर स्टेशनरी कर देंगे, जैसे ही इसको हम दोबारा रोक देंगे तो बेटा फिर से वो डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा और ये गैल्वेनोमीटर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा।
लेकिन जब इसको हम मूव कराएंगे तो वहाँ पे फिर से गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, मूव करेगा। तो अगर ये स्टेशनरी है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, और अगर इसको मूव करा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब सपोज कर लो कि इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, तो जब हम दूर ले जाएंगे तो बेटा ये डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड में होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। मतलब जब हम करीब लाएंगे तो करंट किधर की तरफ होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन राइट साइड में होगा। और जब हम दूर ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में होगा। यानी कि अगर आप देखें कि सोलेनॉइड ने क्या किया, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, और जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो इस तरह से हमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। हमने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मैग्नेट को करीब ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो क्या सिचुएशन आई। अब जितनी तेजी से मैग्नेट को लाएंगे डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, चाहे वो करीब लाएं चाहे वो मैग्नेट को दूर ले जाएं, डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना तेजी से हम लाएंगे। और अगर मैग्नेट की पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो भी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। अगर नॉर्थ लाएंगे तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में, साउथ लाएंगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में। ये इस तरह से हमारे पास डिफ्लेक्शन होगा। ये हमारे पास फैराडे ने ऑब्जर्वेशन किया कि ये ऑब्जर्वेशन कब होता है, तो दो ऑब्जर्वेशन किए कि जब मैग्नेट का रिलेटिव मोशन होगा तो बेटा करंट फ्लो करेगा, और अगर तेजी से लाएंगे तो उस कंडीशन में करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा करंट का कारण होता है ईएमएफ, तो करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ईएमएफ भी बढ़ेगा। ठीक, ये बात हो गई। नॉर्थ पोल मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। तो फैक्टर्स लीडिंग टू द इंक्रीज्ड करंट इन द कॉइल क्या क्या हो गया, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जो मैग्नेट का मोशन हम कर रहे हैं बेटा, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा, और ज़्यादा ईएमएफ से ज़्यादा करंट होगा। ठीक, और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ाएंगे, मोशन ऑफ द मैग्नेट को स्पीड से लाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारे फैक्टर ईएमएफ को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वही केस हो गया। केस नंबर 1 शुरुआत में क्या था, मैग्नेट जब स्टेशनरी था तब क्या सिचुएशन आ गई, और बाद में मैग्नेट मूविंग था तब क्या सिचुएशन आ गई। ये सारी बातें हो गई, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमने देखा। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड फैराडे ने क्या किया, दो लॉज बनाए। ठीक, उनको हम कहते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये पोजीशन ऑफ मैग्नेट में गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन का एक चार्ट सा बनाया है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब पहला लॉ ये कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। बेटा देखो होता क्या है, जब मैग्नेट को करीब लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सोलेनॉइड से पास हो रही हैं, और नेचुरल सी बात है कि जब मैग्नेट करीब आएगा तो लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगी। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो बढ़ रही हैं उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो अगर वो बढ़ रही हैं तो मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, और अगर मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस कम होंगी, यानी कि फ्लक्स डिक्रीज करेगा। ठीक, तो फ्लक्स में जब भी चेंज होगा, सोलेनॉइड कहता है कि मेरे साथ फ्लक्स में चेंज मत करो। अगर फ्लक्स में चेंज करोगे तो मैं ईएमएफ जनरेट करूंगा ताकि मैं उस कारण को अपोज कर सकूं जो फ्लक्स में चेंज कर रहा है। ठीक, तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया, फर्स्ट लॉ जिसको हम कहते हैं व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। सेकंड लॉ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज कर रहा है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पे डायरेक्शन को निकालना है। ये हमारे पास फ्लेमिंग साहब थे, आपको पता है कि फ्लेमिंग साहब ने दो रूल दिए थे, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए,
राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। फिर से बोलूं, याद रहेगा, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। ये ध्यान रखिए, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम, बिल्कुल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करेंगे, ऐसे ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, और बिल्कुल वही सारी बातें हो गई कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, थंब बताएगा क्या, फोर्स की डायरेक्शन। वही हमारे पास कहानी हो गई। तो जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने ये रूल दिया जिसको हम लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के नाम से जानते हैं। लेफ्ट हैंड रूल जैसा कि आप जानते हैं कि मोटर में अप्लाई होता है, राइट हैंड रूल जनरेटर में अप्लाई होगा। वही चीज हो गई कि अगर थंब मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये राइट हैंड रूल के हिसाब से जनरेटर में लगेगा। और लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से भी वही चीजें हो गई, लेकिन वो किस में लगेगा बेटा, मोटर में लगेगा। ये रूल ध्यान रखिए, दोनों में अलग अलग लगता है। इसीलिए हमने मोटर का डिस्कशन उस समय नहीं किया था, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना था कि बेटा लेफ्ट हैंड रूल के लिए कौन सा चीज़, हम मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगेगा और जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल लगेगा। ये तभी कंपैरिजन हम कर सकते थे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना आपसे डिस्कस कर लेते। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। अब राइट हैंड रूल के हिसाब से देखेंगे कि क्या है हमारे पास। राइट हैंड रूल में अगर हम देखें क्या लग रहा है, देखो बेटा, ये देखो नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल से हमने क्या करी, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक। अब हमने मोशन देखिए किधर किया, ऊपर की तरफ किया ना, देखो मोशन किधर दिख रहा है बेटा, ऊपर, थंब ऊपर हो रहा है, तो करंट किधर हो गया, आपकी तरफ हो गया, यानी कि इस रॉड में करंट इधर की तरफ आएगा और ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस तरह से करंट जनरेट होगा, लेकिन तब होगा जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक। तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट की डायरेक्शन हम इसमें डिटरमिन कर सकते हैं चार्ट के अंदर, ठीक। अब गैल्वेनोमीटर, अब आगे बारी आती है लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ ये कहता है कि बेटा जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसका कारण बताता है कि ईएमएफ जो जनरेट हुआ उसका कारण है कि जो चीज़ फ्लक्स के चेंज का कॉज है उसको अपोज कर सके। अब देखिए, मैग्नेट का जो मोशन है वो फ्लक्स में चेंज कर रहा है कि नहीं भाई। मैग्नेट जब करीब आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो सोलेनॉइड कहेगा कि नहीं, मैं फ्लक्स को बढ़ने नहीं दूंगा, और वो उस मोशन को अपोज करेगा जो फ्लक्स में चेंज का कारण है। तो वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा और नॉर्थ को रिपेल करेगा ताकि ये मैग्नेट के मोशन को अपोज कर सके। समझ में आ गई बात। और जब ये नॉर्थ डेवलप करेगा, इधर साउथ डेवलप करेगा, तो बेटा इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। तभी तो सोलेनॉइड नॉर्थ साउथ को जनरेट करता है ना बेटा, है ना। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेकिन सपोज कर लो कि अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे, तो दूर ले जाएंगे तो अब ये दूर नहीं जाने देगा, कहेगा नहीं, अब तुम्हारे दूर जाने से मेरे साथ फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो मैं तुमको दूर नहीं जाने दूंगा। तो ये साउथ बन के मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा, यानी कि ओवरऑल करीब आ रहा है तो भी अपोज करेगा, दूर जाएगा तो भी अपोज करेगा। ये कहता है लेंज लॉ। और लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन सबको क्या करता है, ओबे करता है लेंज लॉ, ठीक। तो ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ विच स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। और उसी की वजह से ये एनर्जी कंजर्वेशन हमको मिलता है। काउंटर फोर्स लग रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट में, ठीक। तो अब इट ओबेज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, states that energy can neither be created nor destroyed, therefore sum of all the energy in the system is constant। ये बात हमको लेंज लॉ एक्सप्लेन करता है, ठीक। इस तरह से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने आपको समझाया, है ना, कैसे वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरह से होता है। ये थोड़ा सा इसको वैसी वाली चीज़ें हो गई कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर कैसे होती है
है ना। और अगर हमारे पास जब हम किसी भी पॉइंट पे इंटरेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड होती है तो क्या होता है। तो मेनली जो समरी है वो क्या क्या बातें हो गई, इसकी समरी के हिसाब से ये 4 बातें हो गई। एक समरी समझ लेते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, पहला पॉइंट। दूसरा चीज कि व्हेनेवर देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, magnetic flux within the coil remains constant, so galvanometer shows no deflection, है ना। तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो जनरेट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। और चौथा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताएगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, यानी कि करंट जो जनरेट हुआ वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रिक मोटर में जैसा कि आप जानते हैं कि हम कौन सा रूल लगाते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल के लिए मुझे इधर खड़ा रहना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये हमने लेफ्ट हैंड रूल लगाया। फर्स्ट फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है। मिडिल फिंगर क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन। और थंब क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो देखो बेटा, हम बैटरी से क्या कर रहे हैं, करंट को भेज रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्लिट रिंग्स, यानी कि रिंग्स जो है वो देखिए एक रिंग लगी हुई है और वो रिंग जो है वो बीच में से ऐसे कटी हुई है, इसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स, है ना। और जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा आप ये देखेंगे कि ये फैन जो है वो रोटेट कर रहा है। तो जब इसमें करंट जाएगा, अब करंट की ट्रांसमिशन हम कैसे करेंगे, ये थोड़े से पार्ट समझ लेते हैं। पीछे जैसा कि आप जानते हैं पावर सोर्स हो गया जो कि बैटरी हो गई, और ये फील्ड मैग्नेट्स कहलाएंगे। और ये फील्ड मैग्नेट देखिए ऐसे कटे हुए होते हैं, है ना। तो इस तरह की शेप के जो मैग्नेट होते हैं वो बेटा इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, इसीलिए ये शेप के ऑफ द मैग्नेट कुछ ऐसे रखते हैं। बाकी ये तो आप जानते हैं कि कॉइल होता है जिसको हम आर्मेचर भी नाम देते हैं, आर्मेचर कॉइल भी कहते हैं। और ये देखिए बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया था स्प्लिट रिंग, है ना, बीच में से कटी हुई होती, ऊपर और नीचे एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में ये रिंग रहती है। और ये एक्सेल होता है जिसके ऊपर ये कॉइल हमारे पास मौजूद होता है और उस एक्सेल से ये फैन हमारे पास रोटेट करता है। ये ब्रशेज होते हैं जो कि इस रिंग से अटैच होते हैं, इनको कार्बन ब्रशेज कहते हैं। कार्बन ब्रशेज बेसिकली क्या करते हैं, रिंग पे प्रेस करते हैं और ये हमारे पास क्या होता है, स्टेशनरी वायर से इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करते हैं मूविंग पार्ट पे, है ना बेटा, क्योंकि कॉइल तो रोटेट कर रहा है, अब उसमें करंट जाना है तो स्टेशनरी से मूविंग पार्ट में करंट कैसे भेजेंगे, ये रिंग इससे टच करती रहती है और जब ये रिंग रोटेट करती है तो करंट कार्बन ब्रशेस से कहाँ ट्रांसमिट होता है, रिंग पे ट्रांसमिट होता है। अब ये तो मेन हमारे पास जो डायग्राम हो गया उसके साथ हो गया। अब हम इसके ऊपर मेनली क्या देखेंगे कि कैसे फोर्सेस लगती है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि टॉर्क कैसे लग रहा है, कैसे ये रोटेट कर रहा है और स्प्लिट रिंग क्या करती है ना, वो चीज़ देखने वाली है। और वो हम तभी देखेंगे बेटा जब हम लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे। और लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए बेटा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम फील्ड को लगाते हैं, ठीक। अब हम इस पे आगे की बात करेंगे कि सपोज कर लो कि हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉइल की पोजीशन को देखा, ठीक है, और लेट अस से एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कॉइल के ऊपर फोर्सेस देखेंगे। तो ये देखिए हमने एक इंस्टेंट पे हम इसको रोकते हैं तो देखिए इस आर्म पे कॉइल के ऊपर फोर्स ऊपर लग रही है, इस आर्म पे नीचे लग रही है ना। तो ये वाला आर्म ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो जिसकी वजह से ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। लेकिन अब होगा क्या कि जैसे ये कॉइल नीचे आ गया, ये देखिए करंट जो है अब वो इस वाले कॉइल को ऊपर उठाएगी ना, तो करंट की डायरेक्शन अब क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, वरना तो फिर क्या हो गया, वो कॉइल ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, फिर वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक। तो करंट जो है वो हमारे पास देखिए इस तरह से होना चाहिए कि अगर इस वाले आर्म पे ऊपर की तरफ फोर्स लगे तो करंट इस पे किधर होना चाहिए बेटा, सी से डी की तरफ होना चाहिए, है ना। और इस वाले आर्म पे, ए बी आर्म पे अगर फोर्स नीचे लग रही है तो करंट ए से बी की तरफ होना चाहिए, ठीक।
तो इसमें हमें करंट इधर चाहिए और ताकि फोर्स नीचे लगे। क्लियर? अगर इधर जाने के बाद अगर इधर ही करंट जा रहा है तो बताइए क्या होगा? फिर उस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी ना, फोर्स नीचे ही लगेगी। जबकि उस साइड पे जाने के बाद तो फोर्स किधर लगनी चाहिए? ऊपर लगनी चाहिए। इसीलिए हाफ रोटेशन के बाद जैसे ये रिंग इधर आती है, इसके करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ताकि इधर करंट ए से बी की तरफ हो तो फोर्स नीचे हो, जब ये उधर जाए तो वो बी से ए की तरफ हो ताकि फोर्स किधर लगे? ऊपर की तरफ लगे। ये हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल होता है और इसी वजह से ये स्प्लिट रिंग हमारे पास क्या करती है? वर्क करती है। ठीक? तो ये अब आप डायग्राम में एक बार क्लियरली समझ लीजिए कैसे हो रहा है। देखिए अभी करंट की डायरेक्शन ए से बी तक है, फोर्स किधर लग रही है बेटा? नीचे। अब जैसे ही उधर जाएगा ऊपर फोर्स लगनी है, तो अब बी से ए की तरफ करंट की डायरेक्शन हो गई और वो काम ये स्प्लिट रिंग करती है। ठीक? यानी कि पोलैरिटी को चेंज कर देती है और करंट जो है वो अब दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से ये कॉइल अब क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक? तो ये हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शन करती है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर मूव कर रही है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, है ना? तो आप इसके डायग्राम का एक प्रॉपर तरीके से 3D विजुअलाइजेशन कर लीजिए कि कैसे जो मैंने प्रोसेस समझाया है अभी आपको, बिल्कुल उसी प्रोसेस से किस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक? तो ये देखिए जैसे रिंग आई इधर, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? उधर की तरफ ऑपोजिट हो गई। ये देखिए करंट बार बार चेंज हो रहा है ना, फ्लक्चुएट हो रहा है। उधर की तरफ जाते ही उसको कॉइल को ऊपर उठाना है। ठीक? आइए अब बारी आती है हमारे पास किसकी? एसी जनरेटर की। बेटा जनरेटर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना में और उस फिनोमेना को समझने के लिए बेटा कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड रूल लगेगा। मैंने फिर से बताया है जनरेटर के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। अब आप देखिए ये हमारे पास नॉर्थ से साउथ क्या हो गया? फील्ड का डायरेक्शन हो गया, है ना? तो ये हमारे पास फोर्स हो गई। तो बेटा अगर इधर की तरफ ऊपर फोर्स लग रही है तो करंट इधर जाना चाहिए और अगर इधर नीचे फोर्स लग रही है तो करंट इधर जाना चाहिए और ये करंट हमारे पास जनरेट होगा। ये देखिए मैनुअली हम रोटेट करा रहे हैं, मैनुअली नहीं होके हम किसी भी दूसरे तरीके से हम इसको रोटेट करा सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं जनरेटर के थ्रू, यानी कि डीजल जनरेटर के थ्रू जिसमें डीजल इंजन लगा होता है, उससे हम एक्सल को रोटेट कराते हैं। एसी जनरेटर में ये देखिए स्लिप रिंग्स होती हैं, वहाँ पे स्प्लिट थी, यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, इनको स्लिप रिंग कहते हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही, अब की बार रिंग कटी हुई नहीं है बल्कि पूरी की पूरी रिंग है जो कि कार्बन ब्रशेस से क्या है? अटैच है और जो कि एक्सल के साथ पूरा कॉइल के साथ, आर्मेचर कॉइल के साथ अटैच है। वही सारी चीज़ें हैं, बस फ़र्क क्या है कि इसमें हम एसी के केस में स्लिप रिंग लगाते हैं, वहाँ पे डीसी के केस में, मोटर के केस में स्प्लिट रिंग लगाते हैं। ठीक? अब ये एसी जनरेटर है तो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करेगा और जिसकी वजह से देखिए जब ये मोशन होगा ना तो करंट की डायरेक्शन जब ये इधर जाएगा तो एक साइड पे होगी और जब वो उधर आ जाएगा तो वो दूसरी साइड पे हो जाएगी। जैसे मोटर के केस में हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके फोर्स को चेंज किया था, वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं? फोर्स को चेंज करके करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं। हम अगर रोकें एक इंस्टेंट पे, ये रोक दिया मैंने, देखिए अब जब ये कॉइल ऊपर जा रहा है तो करंट इधर है और जब ये कॉइल नीचे जा रहा है तो करंट इधर है। पीले कलर से जो दिख रहा है वो करंट है और ग्रीन कलर से जो दिख रहा है वो मोशन हो गया। जब ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करके इधर आएगा तो बेटा इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी? ऊपर। तो करंट किधर जाना चाहिए? उस डायरेक्शन में। इसीलिए ये क्या करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। हाफ साइकिल में करंट इधर जाएगा, हाफ साइकिल में करंट रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही वो कॉइल नीचे से ऊपर आया, ये देखिए इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ये देखिए रिवर्स हो गई, है ना? तो ऐसे जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। और ये देखिए आप वायर के अंदर देखिए करंट की मूवमेंट ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है। अब देखिए ऐसे जा रही है
है ना, हाफ साइकिल के बाद ऐसे जाने लगेगी। और ये आप साइड से देख सकते हैं, 3D पूरा आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे ये करंट जनरेशन हो रहा है और बल्ब पीछे जो है वो सोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं वो कनेक्टेड है। तो इस तरह से करके हमने यहाँ पे ये हमने काम किया है AC जनरेटर का। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि AC जनरेटर और DC मोटर किस तरह से वर्क करते हैं। बेटा आज मैंने 3D एनिमेशन के ज़रिए ये दोनों बातें आपको समझाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिए कि आप इस तरह के एनिमेशन को पसंद करते हैं और आप ऐसे एनिमेशन के ज़रिए और चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि और ऐसे वीडियोज़ आपके सामने दिए जाएँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।